सरकार एक कानून लेकर आ गई है और डर लग रहा है। डर इस सेंस में लग रहा है कि पता नहीं किस व्यक्ति से कब कहा दिया जाए कि तुम्हारी ये खबर राष्ट्र के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक मलयालम चैनल को लेकर टिप्पणी करी थी कि हर खबर आप ले आते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ है। क्या है ये कानून और क्यों लाने की जरूरत पड़ी सरकार को? संजय, आपने शुरू में बड़ा अच्छा परिचय दिया इस विषय का। आने वाली पीढ़ी हमसे पलट के पूछेगी कि जब पत्रकारिता का चीरहरण हो रहा था तो तुम कर क्या रहे थे? जब पूरे समाज को एक खास पैटर्न में धर्म के आधार पे बहाया जा रहा था और विद्वेष फैलाया जा रहा था शासन द्वारा, स्टेट स्पॉन्सर्ड था वो, तब तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारा पत्रकारी धर्म था क्या? और ये पूछेगी, लिहाजा हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा अच्छा एक शेर है, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मेरी पीढ़ी पर, मेरी पीढ़ी में किसी धर पर कोई चेहरा न था। कल जो आने वाली पीढ़ी होगी कहेगी तुम्हारे धड़ पे चेहरा नहीं था क्या? तो लिहाजा हमें आज ये बोलना पड़ेगा। और लगभग यही चीज मुझे लगता है कि हमें पत्रकारिता की, सही पत्रकारिता की तरफ ले जाएगी। अब जो विषय आपने उठाया है, बहुत सिंपल सी बात है कि सरकार, सत्ता कोई एक नहीं, ये सत्ता का चरित्र होता है कि वो खिलाफत की आवाजें वो हमेशा दबाना चाहती है। ये उसका चरित्र होता है। जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया, 26 जनवरी को देश को समर्पित हुआ और गणतंत्र दिवस माना गया 26 जनवरी को, उसी दिन से संविधान लागू हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि उसके 1.5 साल बाद पहला हमला प्रेस पे तब हुआ जब उसमें 3 नए रेस्ट्रिक्शंस पत्रकारिता को लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके पार्लियामेंट ने जोड़ दिए। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या थे जो आज हमें झेलने पड़ रहे हैं? पहला था पब्लिक ऑर्डर कि साहब, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उसी समय रोक दिया जाएगा, कलेक्टर रोक देगा, अगर पब्लिक ऑर्डर उससे खराब हो रहा है। दूसरा संशोधन क्या किया आर्टिकल 92 में? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि अगर आपकी पत्रकारिता से या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कहीं हिंसा हो रही है, उसके लिए ये भड़काने का काम कर रहा है, तो आपकी पत्रकारिता रोक दी जाएगी। ये संविधान निर्माताओं ने सब कुछ नहीं किया था, ये स्वतंत्र भारत की स्थिति है। और तीसरा था, अगर आपकी पत्रकारिता से किसी दूसरे देश से संबंध हमारे खराब हो रहे हैं जो मित्र देश है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा। इसको उन्होंने कहा था फ्रेंडली रिलेशंस विद ए फॉरेन कंट्री। अगर इसको आप खराब कर रहे हैं तो ये 3 हमारे ऊपर लाद दिए गए। 4 पहले से थे, 3 ये आ गए, और 1962 के वॉर के बाद एक और आ गया। तो 8 रेस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान में, जो कि निर्माताओं ने नहीं दिए थे, ये नई स्वतंत्र भारत की सरकार ने दिए थे पंडित नेहरू के जमाने में। वहां से कई बार कोशिश हुई, कांग्रेस सरकार ने की, लेकिन जो अब हो रहा है, जो मोदी की गवर्नमेंट पिछले 8 साल से कर रही है, वो इन सब से बिल्कुल अलग है। आप जरा सोचिए, कोई सरकार क्या डेमोक्रेसी के शर्मो हया को बिल्कुल भूल गई है? सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार एफिडेविट देती है कि साहब मैंने चैनल को का लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू किया? तो जो कारण देती है वो जरा सुनिएगा। कुछ खबरों में इस चैनल ने यूएपीए, एनआरसी और सीए और न्यायपालिका की आलोचना की। आप जरा बताइए, क्या भारत में सीए और न्यायपालिका की या इसकी एनआरसी की क्या आलोचना करना भी नहीं हो सकता? इसको जरा सोच देखिए उस सरकार की, कि सुप्रीम कोर्ट में कह रही है अपने उसमें
स्टेटमेंट में जो अपने वो दिया है, जवाब दिया है कि साहब इसलिए चैनल को नहीं दिया। और उसके अलावा एक क्या कहा, साहब ये चैनल अल्पसंख्यकों के फेवर करने वाली खबर दिखाता है। अगर ये खबर दिखाता है तो संघ क्या करता है, संघ का मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर, पांचजन्य, ये पिछले 70 साल से क्या कर रहे हैं। संघ का मुखपत्र पिछले जब इतने सालों से कर रहा है कि वो हिंदूवादी खबरें दिखाता है, उसमें आपको ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यकों के फेवर की खबर दिखा रहा है तो आप लाइसेंस नहीं देंगे। जरा कोई सरकार ये क्लिक कैसे सकती है। मुझे तो ताज्जुब हुआ मोदी सरकार की सोच पे कि क्या डिक्टेटर होने के लिए आंखें आप बिल्कुल पर्दा डाल देते हैं। कम से कम छिपा के करते। सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना, सुप्रीम कोर्ट सर पकड़ के बैठ गया कि ये जवाब क्या है कि ये चैनल पिछले कुछ दिनों से अल्पसंख्यकों के हित की खबरें दिखा रहा है, जैसे कि वो कोई गुनाह कर दिया। दूसरा, एनआरसी यूएपीए की खिलाफत कर रहा है, जैसे कि ये खिलाफत करना कोई जुर्म हो जाता है। तीसरा, ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो कोर्ट ने कहा कि तुम, हाई कोर्ट को भी डांटा कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, और सरकार को कहा कि अच्छा बहाना है आपका, किसी भी चीज को आप नेशनल सिक्योरिटी कह देंगे, जैसे कि आपके खिलाफ आवाज उठाएगा तो कह देंगे साहब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ गया। तो यही इस केस में हुआ है। और अब क्या किया, मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया आने वाली जो पीढ़ी होगी पूरी दुनिया की, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा कि मोदी मॉडल वो कौन सी डेमोक्रेसी का है जिसमें कि आगे का जो इमारत होगी, इमारत का अगला पोर्शन होगा जो सामने दिखाई देगा, वो तो डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन पीछे जबरदस्त डिक्टेटरशिप होगी। ये कैसे बनता है, और ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में बहुमत मिल रहा है, हमारा नेता देश का नेता दिन भर गाना गा रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अब उसको दिक्कत ये हो रही है कि संजय शर्मा या जो सेनर वॉयसेस हैं, हम सभी लोग जो अपने दायित्व को निभा रहे हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। हाल के दिनों में सरकार ने भी अपने आंकड़ों में पाया कि बहुत तेजी से जो सरकार के खिलाफ आवाजें हैं, उसको देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, और ये सरकार के लिए एक वार्निंग, वेकअप कॉल था। तो सरकार ने किया क्या, पहला काम जो शुरू किया है, सोशल मीडिया को किस तरह से नकेल कसी जाए। अच्छा, इसमें कोई बहुत इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बात टॉपिक पे आप आज आए हैं, इन्होंने क्या किया है, इसकी मॉनिटरिंग कि कौन सा देश के हित में खबर जा रही है और कौन सी देश के हित में नहीं है, इसके असेसमेंट के लिए उन्होंने पहले एमआईबी का एक सेल था जो करता था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अब उसको कम्युनिकेशन को भी उसमें जोड़ दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि सोशल मीडिया से सब कुछ कंट्रोल कैसे करें। अब आप जरा गौर कीजिएगा, 2 दिन से खबर चल रही है कि आगरे में हिंदू सेना ने, हिंदू वाहिनी या क्या नाम है उसका, उन्होंने एक गाय को किसी को पैसा देके गौ हत्या कराई, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, थाने गए और बवाल किया। अब ये हिंदू हैं, ये गौ माता मानते हैं। अब इसको जब कोई चला रहा है तो आप कहेंगे साहब इससे गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, और ये कह के हमें हमारा मुंह बंद कर देंगे ताकि ये खबर दब जाए। देखा आपने किस तरह से ये जो जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था इस सरकार को, इसी केस में जो केरल के चैनल को लाइसेंस नहीं दिया था, तो डाटा ये किसी भी भक्त चैनल ने नहीं लिया, पूरे हिंदुस्तान के बड़े चैनलों ने इसको ब्लैकआउट कर दिया। ये तो कहिए कि आप लोगों ने लिया है, जिससे लोगों के सामने आया, मैनिफेस्ट हुआ, वरना ये खबरें दबाएंगे। अब सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इसकी मकबूलियत, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो अब ये किसी न किसी तरह नकेल डालने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कह सकते हैं कि साहब हम
ऐसे चैनल, ये खबर की परिभाषा इनके हिसाब से वो है जो अल्पसंख्यकों को फेवर करने वाली ना हो। हिंदुओं की हो तो चलेगा, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को फेवर करती है तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। अब सोशल मीडिया में लाइसेंस तो है नहीं, तो इसको नकेल कैसे करें? कल जब हम कहेंगे कि साहब आगरे की खबर, ये हिंदू कुछ गुंडे थे जिन्होंने ये किया है, जो कि किसी संगठन के आवरण में थे, या इसके पहले अयोध्या में टोपी पहन के और मुसलमान टोपी पहन के कुछ हिंदू लोगों ने वहां गोश्त का टुकड़ा डाला था एक मस्जिद के सामने ताकि दंगा हो जाए। जब हम ये कहेंगे तो कहा जाएगा साहब ये जो आर्टिकल 19(2) है ना, इसमें आप इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इस क्लॉज में जो आईपीसी के प्रोविजंस है, इसमें आप ले जाएंगे, 153 में ले जाएंगे। तो एक्चुअली एक्सरसाइज सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उस डेफिनेशन को और शार्पन कर रहे हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी नीयत बता दी इन्होंने, जब कहा कि साहब ये लोग तो इतने गंदे हैं कि एनआरसी की बुराई कर रहे हैं, ये चैनल को लाइसेंस कैसे दे? आप जरा सोचिए, कोई सरकार अपने दिमाग में होगी जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि साहब हमारे कानून की बुराई कर रहे हैं, इनको लाइसेंस कैसे दे? क्या इस देश में कानून की भी बुराई नहीं चलेगी? तो मुझे ताज्जुब हो रहा कि क्या डिक्टेटर होने के साथ साथ ये अंधे भी हो गए हैं? क्या हर मूल्य को इन्होंने खत्म कर दिया है? तो आज जो ये नया व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसका सिर्फ मकसद ये है कि ये किसी संजय शर्मा को, किसी एमके सिंह को ये डरवाएं कि नहीं मैं दरोगा भेज दूंगा, कह दूंगा कि तुमने वो भड़काने वाला काम किया। और कोई ताज्जुब नहीं है कि संजय शर्मा कुछ कहे, अगले दिन ये दो आदमी आपस में लड़वा दे पैसे देके, और उसके बाद क्या, देखिए साहब इनके कहने से ये हो गया ना दंगा, और इनको संजय शर्मा को बंद कर दे, एमके सिंह को बंद कर दे। ये साजिश इस लेवल पे होने जा रही है। हम सबको सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि हम समाज को बता सके कि तुम्हारे हित में ये चीजें नहीं है, ये सिर्फ हमारे तक नहीं आ रहा है, ये कल तुम्हारे तक होगा। और तुम हिंदू हो मुसलमान हो, इश्यू ये नहीं है। आज जो डिक्टेटर होता है वो कहीं से भी तुम्हें लिबर्टी नहीं देगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में पैसा खिंचता हुआ किसी अडानी अंबानी के जेब में चलता जा रहा है। तो जो आज खुश हो रहा है, जो दिए जलवा रहा है बालकनी में खड़ा, जो सरजू की नदी पे कितने दिए जले हैं इससे खुश हो रहा है, जो भाग गो कोरोना गो इस बात को कह के वो कर रहा है, जो मोदी भक्त है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि वो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जबकि तुम्हारा भी जेब से तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगने जा रही है। ये जो मॉडल है इसमें सिर्फ दो ही रहेंगे, अडानी अंबानी, और इधर दो रहेंगे, तो हम दो और हमारे दो ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। वो एक शेर था ना सर, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर तुम्हारा है। एक लड़ाई सर और भी है कि हम देखते हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तमाम चैनल जो है वो एक सुर में सुर होके अब मुझे लगता है जो उनके थंबनेल होते हैं वो थंबनेल ही ऐसे होते हैं जिसपे शायद दंगे भड़क जाएं, जिसपे बलवा हो जाए। एक लड़ाई मीडिया के अपने अंदर भी चल रही है। एक तरफ है जो ये बात करते हैं गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, और एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहते हैं चैनल है, आप तो उनके सबके जनरल सेक्रेटरी रहे। एक भी चैनल, कल परसों डिबेट चल रही थी तो एक थोड़े से बीजेपी समर्थित एक जर्नलिस्ट थे, तो वो थोड़े से गुस्से में थे कि नहीं ऐसा नहीं है ना, आप एक पक्ष पर बात करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा सर मैं बड़ा आभारी हूँगा, मुझे आप, वो ये बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा मैं बड़ा आभारी हूँगा, मुझे ये बता दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मुझे उस चैनल का नाम बता दीजिए जिस चैनल का पत्रकार खड़े होकर आंख में डाल के सवाल पूछ लेगा। देश में सर एक भी चैनल, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब इस माहौल में कोई चैनल बचा नहीं है। तो लड़ाई दो फ्रंट पे है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं और एक हम लोग जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ये लड़ाई बढ़ेगी कैसे आगे, जीत किसकी होगी? संजय बहुत सिंपल सा इसकी थ्योरी है। समाज में ये जो डिक्टेटर होता है इसका दो तरीका होता है। एक तो ये करता है कि आपको दहशत में रखता है, और दहशत से एक बड़ा वर्ग है जब वो डर जाता है तो उसको रिवार्ड के रूप में जबरदस्त देता है
तो ये जो भक्त चैनल हैं, इनके मालिकों को पद्मश्री मिलता है, इनके मालिकों को माइनिंग्स के ठेके मिलते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि इनको दिया जाता है, जो दूसरे साइड से दिया जाता है, तो ये आवाज नहीं उठाते हैं। अब जैसे कि ये लॉजिक देना कि साहब मोदी जी तो सब कुछ इतना कर रहे हैं, सिर्फ उनसे कुछ आंकड़े दे, जैसे मोदी जी को मुझे याद है कि एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो हमने उन्हीं के यहाँ के आंकड़े लेके, उनको ये अंदाजा नहीं था कि मैं इतना प्रिपेयर्ड होके आऊंगा। और मैं चूंकि आंकड़े मेरा सब्जेक्ट है प्रिय, तो मैंने उनको जब दिया तो उन्होंने डिनाई किया कि आंकड़े नहीं है। तो मैंने उन्हीं की रिपोर्ट अपने पैर के नीचे से निकाली और दिखाया। तो हकीकत ये है कि हमारे इन जर्नलिस्टों को तैयार रहना पड़ेगा आंकड़ों के साथ। सर मैं आप एक माफी बिल्कुल हवा में। सर मैं एक चीज पूछूंगा, जब आपने दिखाए वो रिपोर्ट, उन्हीं के आंकड़े दिखाए, तो मोदी जी का रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने उन आंकड़ों को देखकर? नहीं, ये असल में थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन ये चूंकि इंटरव्यू हमारा पब्लिक डोमेन में है, तो मैंने इसीलिए बताया कि एक जर्नलिस्ट को जब इस तरह के रिजीम को कन्फ्रंट करना होता है, तो उसको आंकड़ों से दुरुस्त होना चाहिए, वरना वो इतने, अब जैसे कि अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने एक तकरीर में कहा था, एक भाषण में कहा था कि साहब एजुकेशन पे जो हमारा खर्च है 2014 के मुकाबले 4 गुना बढ़ गया है। उन्होंने ये नहीं अगला सेंटेंस कहा कि बजट का साइज ही 4 गुना बढ़ गया है, और वो इसलिए बढ़ा है कि इन्फ्लेशन इन सालों में बढ़ा है, 8 सालों में, ये उसकी वजह से है। जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये तो बल्कि कम हुआ है। सच बात है कि परसेंटेज टर्म्स में एजुकेशन, अब ये उनसे कौन कहे, अगर हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करे, इंटरव्यू करे, तो हम उनको बताएं कि आपने ये गलत कहा है, आपका परसेंटेज टोटल बजट का एजुकेशन पे कम गया है, हेल्थ पे कम गया है, जीडीपी का जो परसेंटेज है हेल्थ का वो कम हुआ है। आपने कहा था 2.5% ऑफ जीडीपी होगा, और लगातार घटता गया है। आपने मनरेगा का पैसा काट लिया, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कभी थी, चीख चीख के कह रही है अपनी रिपोर्ट पे, अभी पिछले हफ्ते कहा है कि भाई किस हिसाब से आपने मनरेगा ऐसी स्कीम का पैसा काट लिया, और वो भी 30,000 करोड़, 98,000 करोड़ जो पिछली बार का खर्च था, उसकी जो बजट था, उसकी जगह आपने 60,000 करोड़ दिया है। किस कैलकुलेशन से दिया है? ये बात मोदी जी से कौन पूछेगा? भक्त मीडिया तो ये पूछता है कि शाह मोदी जी, इतनी काम करने की, जनता की सेवा करने की शक्ति आपको कहां से मिलती? आप आम काट के तो खाते हैं, अगर वो भक्त मीडिया ये पूछेगा, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी रहेंगी। इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि बाकी कुछ पढ़े लिखे और निहायत बेबाक जर्नलिस्ट हैं, शायद वो उनको फेस करना मुश्किल हो जाएगा।